जो एजुकेशन में और नौकरियों में आरक्षण है वो जाति के आधार पर है ही नहीं। आप फिर समझ लें कि नौकरियों में आरक्षण और शिक्षा में, एडमिशन में, स्कूलों में आरक्षण वो जाति के आधार पर ना कभी था ना अब है। वो आरक्षण बैकवर्डनेस के आधार पर है। जाति के आधार पर आरक्षण है, लेकिन कौन सा आरक्षण है? वो है पॉलिटिकल आरक्षण। आप फिर समझ लें, सिर्फ पॉलिटिकल आरक्षण यानी कि एमएलए एमपी का आरक्षण ही सिर्फ जाति के आधार पर है, जिसको 10 साल के लिए रखा गया था, बाद में अब कंटिन्यू किया जा रहा है। लेकिन जो नौकरियों में आरक्षण है या जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो एडमिशन्स में आरक्षण है वो जाति के आधार पर नहीं होता है, वो बैकवर्डनेस के आधार पर होता है, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर होता है। आप इसको समझ लें। देश में ये जाति के आधार पर क्यों मेरिट लगती है? क्यों जाति के आधार पर मेरिट नहीं लगती है? आप फिर समझ लें इस बात को। ये देश में बड़ा भ्रम है, और इस भ्रम को फैलाने के पीछे जो लोग जानते नहीं है संविधान की व्यवस्था को, जो संविधान की डिबेट पढ़ी नहीं, जो संविधान में आरक्षण की व्यवस्था क्यों कर रखी है और क्या उसमें वर्ड इस्तेमाल कर रखा है, उसका क्या कोर्टों ने आज तक व्याख्या कर रखी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्टों ने, उसमें कोई विवाद ही नहीं है। ये ऐसा फील्ड है जिसमें विवाद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी कहते हैं, संविधान भी कहता है कि रिजर्वेशन नौकरियों मिलता है बैकवर्डनेस के आधार पर मिलता है। तो बैकवर्डनेस सिर्फ ओनली एससी एसटी ओबीसी में ही है? बैकवर्डनेस किसी में हो सकती है। तो फिर उनको दूसरों को क्यों नहीं मिलता? जनरल वालों को बता रहे हैं आपको। बैकवर्डनेस में सबसे टॉप पे आता है सामाजिक बैकवर्डनेस। क्या जनरल वालों की सामाजिक बैकवर्डनेस है? अच्छा, बैकवर्डनेस की यहाँ परिभाषा है, चेंज परिभाषा है। सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन ही जो है बैकवर्डनेस की कैटेगरी में आता है। आर्थिक पिछड़ेपन का मुश्किल से 5% योगदान भी नहीं है। अगर किसी को हम कहेंगे पिछड़ा है बंदा, तो वो सबसे पहले देखा जाएगा सामाजिक पिछड़ापन कितना है उसका, और सामाजिक पिछड़ापन की जो उसमें परसेंटेज है वो 60-70% करीब है। अगर कोई सामाजिक पिछड़ा है नहीं है तो उसको आरक्षण मिल ही नहीं सकता। ये तो मोदी जी ने बाद में आर्थिक आधार पर कर दिया, वो इसलिए संविधान संशोधन किया गया है। अगर आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था होती तो संविधान संशोधन मोदी जी नहीं करते। इसका मतलब है कि आर्थिक आधार पर संविधान व्यवस्था नहीं है, यानी कि क्रीमी लेयर के आधार पर या पैसे के आधार पर आरक्षण वाली कोई बात नहीं है। सामाजिक पिछड़ापन, अनटचेबिलिटी, कास्ट मोस्ट फैक्ट जो बैकवर्डनेस है वो मतलब उसके सामाजिक आधार और शैक्षिक आधार पर तय होगी। और आर्थिक आधार पर आप ये समझ लीजिए, अगर 100 नंबर है, 100 नंबर फिट करना है हमको कि 100 नंबर देने हैं, तो 60-70% नंबर तो आपको सामाजिक आधार पर तय करने पड़ेंगे। उसका वेटेज मूल्य आर्थिक आधार का सिर्फ 5 से 10% है। बाकी 20-25% दो वेटेज है वो है शैक्षिक पिछड़ापन का, और आर्थिक पिछड़ापन का वेटेज है उसमें 100 नंबर में से 5 नंबर के आसपास सिर्फ दिए जाते हैं। मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो आई थी जिसमें ओबीसी को आरक्षण दिया गया, उसमें इसका फॉर्मूले का जिक्र है जिसको मैं बता रहा हूँ। मंडल कमीशन रिपोर्ट में कह रखा है कि सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर बैकवर्डनेस तय होगा, नंबर 1। नंबर 2, आर्थिक पिछड़ापन जो होगा वो खाली 5 से 7% के आसपास है, उसके बेसिस पर ही सिर्फ रिजर्वेशन नहीं मिल सकता। ये एससी एसटी या कुछ हद तक आ जाए ओबीसी वाले, यही क्यों इतने बैकवर्डनेस में रह गए? इनके पीछे क्या वजह रही? ये तो इस पर धर्म एक बहुत बड़ा, मैं कह सकता हूँ, रीजन है। धर्म के आधार पर जो धार्मिक ग्रंथ है बहुत सारे, और जो व्यवस्था लंबे समय चली आ रही है, जिसकी बेसिस पर कुछ लोगों को पढ़ने का अधिकार ही नहीं है। अब आप बताइए, जब धार्मिक आधार पर पढ़ने का अधिकार नहीं है, अगर कोई अगर रामायण को, गीता को, महाभारत को किसी को पढ़ेगा तो उस स्थिति में उसके कानों में शीशा जो क्या डाल दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब पढ़ने का अधिकार नहीं है तो वो सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से आगे बढ़ेंगे कैसे? अब जब आपको स्कूल में पढ़ने की आज़ादी नहीं है, पढ़ने का अधिकार नहीं है, आप पीछे बैठेंगे या आपको भेदभाव किया जाएगा या पीछे भी नहीं बैठाया जाएगा, तो उस स्थिति में आप अगड़े कैसे बनेंगे? तो सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन ही इसका मेन क्राइटेरिया है। आप फिर समझ लें, मतलब जो लोग आज विरोध कर रहे हैं यही जिम्मेदार है ना इस पूरी स्थिति की? ये बात बिल्कुल ठीक है। अभी जो है मुझे जानकारी मिल रही है, भद्राचार्य जी ने ऐसी कुछ बात कही है। उन्हें देखो, ऐसा है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर कहूँगा कि वो अपना धार्मिक काम करना बहुत है उनके लिए, है ना। वो संवैधानिक व्यवस्थाओं में, संवैधानिक लॉ की व्यवस्था में पढ़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि उनके संविधान का उसका ज्ञान नहीं है। मेरी तो जानकारी में ये भी कि धर्म का भी ज्ञान नहीं है। लेकिन जहाँ तक संविधान की व्यवस्था का सवाल है, उन्हें ये नहीं पता। वो और ऐसे बहुत से धर्माचार्य हैं, बाकी और बहुत से लोग हैं जनरल के और ही लोगों के, और कुछ जो है SC ST OBC के लोगों में भी ये कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, या ये कह सकते हैं इसको कि ये अनजानकारी है, जानकारी का अभाव है। वो भी समझते हैं। मुझसे एक मेरे मिलने वाले थे, उन्होंने कहा कि सर जाति के, बहुत इंजीनियर था, कि जाति के आधार पर आरक्षण से चलता है। नो, जाति के आधार पर आरक्षण नहीं चलता है, ये बैकवर्डनेस के आधार पर आरक्षण चलता है। आरक्षण की व्यवस्था मैं फिर कहूँगा आपसे कि जाति के आधार पर नहीं है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स
एज ए होल बैकवर्ड है। मतलब क्या हुआ, बैकवर्डनेस का मतलब ये है कि किसी अगर हम एक जाति पूरी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी हो पूरी जाति, तो पूरी जाति को बैकवर्ड माना जाएगा। बात समझ रहे हैं? अब एक दो लोगों से छोड़े जाएंगे, पूरी जाति को बैकवर्ड न माना जाएगा, और बैकवर्ड मानते हुए उन्हें आरक्षण दिया जाएगा, ना कि SC/ST का मानते हुए आरक्षण दिया जाएगा। मैं आपको फिर बता दूं कि हमारे आर्टिकल 16(1) ये साफ कहता है कि जाति के आधार पर आरक्षण दिया भी नहीं जा सकता। ये उल्टी बात है। लेकिन सर कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो बैकवर्डनेस जो आपने बताई, ये दूर होने का एक उपाय ये भी है कि इंटरकास्ट शादी हो, तो क्या ये भी एक रास्ता है बैकवर्डनेस को दूर करने का सर? देखिए, मैं इसका जवाब दो तरीके से दूंगा आपके। मैं इसको दो पार्टों में बांटूंगा। जो IAS की बात बाद में करूंगा। ये बात बिल्कुल ठीक है, बाबा साहब ने भी चाहा और संविधान भी चाहता है, कानून भी चाहता है। आपको पता होगा कि हमारे देश में अलग अलग सरकारों ने समय समय पर जो इंटरकास्ट मैच के लिए प्रोत्साहन देती हैं, पैसे मिलते हैं ना, तो सरकार चाहती है, यानी कि संविधान भी चाहता है, सरकार भी चाहती है इंटरकास्ट मैच को बढ़ावा मिले। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। इससे बैकवर्डनेस दूर होगी सर? बिल्कुल दूर होने की संभावना है। क्योंकि देखो, सामाजिक बैकवर्डनेस को आप समझने की कोशिश करें। सामाजिक बैकवर्डनेस ये है कि कुछ जातियाँ ये कहती हैं कि हम द्विज हैं, हम जो है अगर अनटचेबल्स लोगों से छू ले गए हमें, उस स्थिति में कहा हम अपवित्र हो जाएंगे। दिस इज द अनटचेबिलिटी। ये अनटचेबिलिटी कंसेप्ट क्या है कि आप हमारे साथ पढ़ नहीं सकते, हमारे घर में एंट्री नहीं कर सकते, हमसे टच नहीं हो सकते, दूर आपके गांव घर होंगे। तो ये चीज़ जो जैसी शादी आप कर लेते हैं दो लोग, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो जो दो डिसेबिलिटी थी वो खत्म हो जाती है। तो उस स्थिति में सामाजिक पिछड़ापन को दूर होने की संभावना बनती है। तो बाबा साहब ने ये बात कही थी और सरकार भी चाहती है, संविधान भी चाहता है, योजना चला रही है। तो इसमें तो कोई विवाद है नहीं कि जाति के आधार पर जो विभिन्न जातियाँ देश में बनी हुई हैं, जो कि रियलिटी है देश की, उनको चाहिए कि वो आपस में शादियाँ करें। लेकिन जहाँ तक आपने जो IAS की वर्मा जी की किसी की बात करी है, वो उनका स्टेटमेंट मैंने भी सुना था। मैं उनके स्टेटमेंट को बहुत गलत मानता हूँ। ऐसा नहीं है कि हम अगर किसी आपके चैनल पर कोई बात रखते हैं तो ऐसा नहीं, हम सच्चाई की बात करते हैं। कहना तो वो कुछ और चाह रहे हैं, भाव तो उनका पर गलत हो गया। मुझे लगता है कि वो जो भी कह रहे हैं वो अच्छी टेस्ट में नहीं था। जो उन्होंने बात कही है उनका अगर आप देखें, जैसे उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किए हैं ना, वो पहले वो वर्ड इस्तेमाल किए, और बेटी कह रहे थे, बेटा बाद में कह दिया है। तो बेटी कह सकते थे, मतलब वो अपना बेटे की जगह पहले अपने बेटी शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। तो बेटी अपनी और बेटा उनका, लेकिन बाद उन्होंने वो तुरंत ही अपने आप को चेंज करते हुए आप पूरी स्पीच देखेंगे तो बेटा मेरा और बेटी उनकी, ये नहीं चलेगा। मतलब इस तरीके से किसी भी जाति धर्म के हो, हम किसी भी जाति धर्म के खिलाफ भेदभाव को कभी बढ़ावा नहीं दे सकते और देना भी नहीं चाहिए। संविधान से अगेंस्ट नहीं कर सकते, मतलब नहीं, जोर जबरदस्ती तो कर ही नहीं सकते। इस तरह की विचार रखना भी गलत है। इस तरह के विचार में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक दिमाग में अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी छिपी हुई है, इसमें एक तरीके से घृणा छिपी हुई है, मेरा अपना मानना है। और इसमें जो है भेदभाव भी छिपा हुआ है, इसमें जो है किसी दूसरे बदला लेने की भावना छिपी हुई है। संविधान कभी भी आँख के बदले आँख की बात नहीं करता। अगर हम ये कह देंगे किसी ने हमारी आँख फोड़ी, हम उसकी आँख फोड़ेंगे, किसी ने मर्डर किया हम मर्डर कर देंगे, किसी ने रेप किया हम उसको रेप कर देंगे, तो ये न्याय की भावना नहीं है। संविधान की बात नहीं करता, कोर्टें बनी हुई हैं और कभी भी ये न्याय कभी हो नहीं सकता। तो उनकी जो बात है दिमाग में वो क्या भरी हुई है वो जाने, मैं उनकी बात से सहमत नहीं। मेरा सवाल ये, जो आजकल जो विमर्श, जो बातचीत हो रही है, जो बहस छिड़ी हुई है सामाजिक आधार, सामाजिक हर चीज को लेकर, क्या ये देश हित में, संविधान हित में है? नहीं, बहस तो पहले होती थी, लेकिन ऐसा नहीं, पहले बहस लंबे से 50 से बहस चली आ रही है। ऐसा भी नहीं है कि सामाजिक आधार आरक्षण का विरोध शुरू से करते आ रहे हैं। अगर आप देखें तो अब महात्मा गांधी जी को देखिए, वो कुछ जो पुनः पैक्ट था वो उसी का एक तरीके से वो है। तो ऐसा नहीं, पहले चली आ रही है। कुछ लोगों का मानना ये कि आरक्षण गलत है, कुछ का मानना ठीक है, कुछ का मानना ये कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, कुछ का मानना ये है कि भाई सामाजिक आधार पर मेन क्राइटेरिया है। और संविधान ने इसमें पूरी तरह से विचार विमर्श करने के बाद में, संविधान सभा ने विचार करने के बाद में ये कहा कि सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन ही मेन आधार है, अनटचेबिलिटी मेन आधार आरक्षण। मतलब ये कि नफरत वाली एक माहौल बनता चला जा रहा है। हाँ, बिल्कुल बनता चला जा रहा है। देखो, आप देखो ना, मध्य प्रदेश में तो हंगामा मचा हुआ है। मध्य प्रदेश में तो जो है कभी मिश्रा जी वो SC एक्ट हटाने की बात कर रहे हैं, जबकि SC एक्ट आप ये समझ लीजिए कि वो आर्टिकल 17 के अकॉर्डिंगली बनाया गया है, जिससे कि जिन लोगों के साथ जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है उन लोगों को पनिश किया जा सके। तो इसमें गलत कहाँ है? अगर आप भेदभाव जाति के आधार पर करेंगे तो जाति के आधार पर तो आपके खिलाफ कानून कार्रवाई करेगा। तो ये जो आप ठीक कह रहे हैं, ये इसमें आजकल जो है कुछ लोग खुल के आकर के और ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार इसमें चुप है, सरकार की चुप्पी जो हमारी चिंता का विषय है। सरकार चुप रह करके ऐसे लोगों को जो संविधान और कानून से पार्लियामेंट में रख के उनका विरोध कर रहे हैं। आप देखो ना, SC एक्ट किसने बनाया? SC एक्ट कोई SC के लोगों ने घर जाकर थोड़ी बना लिया, कोई
कोई दलित पंचायत ने बनाया हुआ है क्या? पार्लियामेंट का एक्ट है, पूरे देश में लागू है। सिविल राइट्स एक्ट 1955 से लागू है। आप देखो ना, SCC एक्ट 1989 से लागू है। और इसमें अमेंडमेंट किए गए बार बार। अभी तो 2016 में मोदी जी ने अमेंडमेंट करके इसमें 20-22 अपराध और जोड़े गए, और मेरे हिसाब से अपराध इसमें भी और जुड़ेंगे। अब आप अपराध कम करने की बात कर रहे हैं, ऐसे खत्म करने की बात कर रहे हैं। इसमें मैं कुछ ऐसी लिस्ट बना रहा हूँ कि जो चीज़ अपराधी कैटेगरी में नहीं आती वो भी आनी चाहिए SCC एक्ट के अंतर्गत। तो वो हम कोशिश करेंगे सरकार के पास भेजें और कुछ में कार्रवाई किया सकते। हाँ, हमने उनका बयान सुना था, और पूरा नहीं सुना, लेकिन कुछ बयान हमने सुना है जो मीडिया में चल रहा है। बड़ी तो मदनी साहब को हमने पहले ही सुनते रहे हैं, और वो एक अच्छी स्पीच देते रहे हमेशा। जहाँ तक इस स्पीच का सवाल है जिसका विवाद चल रहा है, तो उन्होंने अपने इस स्पीच में ये बताने की कोशिश की कि जिहाद का मतलब क्या है। उन्हें कुरान का हवाला देते हुए कहा है कि जिहाद का मतलब जो लोग लगाते हैं वो मतलब नहीं है। जिहाद को टेररिज्म से या लव जिहाद से या किसी और से जोड़ते हैं, कि जान किसके जिहाद से जोड़ते हैं, कि वो कहने का मतलब ये था कि लोगों ने जिहाद की परिभाषा, जो और लोग हैं जो मुस्लिम नहीं हैं, उन्होंने जिहाद की परिभाषा एक तरीके से आतंकवाद के रूप में कर ली है, गलत काम करने के रूप में कर ली है। लेकिन कुरान के हिसाब से, उनके हिसाब से, मैं कुरान का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन उनके हिसाब से ये है कि जिहाद का मतलब ये है कि अन्याय होगा तो जुल्म होगा तो जिहाद होगा, तो उसके लिए संघर्ष होगा। उन्हें कहने की कोशिश ये कर रहे हैं। अगर वो कहने की कोशिश ये कर रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जिहाद का मतलब आतंकवाद है या हथियार उठाने वाली बात है देश के खिलाफ, तो मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। लेकिन संवैधानिक रूप से कोई अपनी बात रखे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हल्के शब्दों में समझे आंदोलन तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या हो सकता है? अगर किसी के साथ जुल्म हो रहा है तो वो आंदोलन करना चाहिए, इसमें क्या शक है? अगर हो रहा है किसी को लगता है तो ना, और अगर वो गलत कर रहे हैं, संविधान के अगेंस्ट कर रहे हैं, तो सरकार अपनी कार्रवाई करेगी। बीजेपी ने तो इसे पूरा मुद्दा बना दिया सर। बीजेपी तो मुस्लिम की कहीं किसी बात को, सही बात को मुद्दा बनाती है, इसमें कोई शक नहीं है। वो तो एक बीजेपी तो एक अलग पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को आप ये समझ लीजिए कि वो धर्म के आधार पर स्थापित पार्टी है। वो कोई धर्मनिरपेक्षता के सिस्टम को मानने वाले नहीं है। धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाने की कोशिश में भी हट भी जाएगा। मैं आपको, हाँ, आप एक बात, क्योंकि आपने मुझसे पूछी है लास्ट में, मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक नई चीज़ करने जा रही है, जो संविधान के आर्टिकल 30 को खत्म करने जा रही है। 30 को क्यों? संविधान के आर्टिकल 30 के बारे में बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के लोग, धार्मिक जो लोग हैं और जो RSS के लोग हैं, जो हिंदूवादी संगठन हैं, वो सारे के सारे संगठन जो बीजेपी की सपोर्ट करते हैं, वो ये चाहते हैं कि आर्टिकल 30 संविधान में से खत्म किया जाए। और मीडिया आर्टिकल 30 ये कहता है कि जो अल्पसंख्यक हैं, आर्टिकल 30 और आर्टिकल 29, तो 29 और 30, ये दो आर्टिकल जो है अल्पसंख्यकों को कुछ अधिकार देते हैं, जो स्पेसिफिक अधिकार हैं। वो अधिकार सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, और किसी अधिकार नहीं है। तो आर्टिकल 30 ये कहता है कि अल्पसंख्यक जो हैं, जो धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक हैं या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हैं, तो उन दो टाइप के अल्पसंख्यकों को अपने चॉइस के हिसाब से किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को स्थापित करने का अधिकार है और मैनेज करने का अधिकार है। मतलब ये हुआ कि मुस्लिम या ईसाई या बुद्धिस्ट या और लोग तो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, उनको ये राइट है कि अपने तरीके से वो इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, इंस्टीट्यूट बना सकते हैं, कॉलेज खोल सकते हैं और उसको मैनेज भी कर सकते हैं। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का विवाद चल रहा है, आप देख रहे हैं, विवाद चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है, वो भी इसी तरीके का एक मामला है। तो इनको ये वो तो स्कूल तो बहुत, यूनिवर्सिटी बहुत पहले से है, लेकिन संविधान 50 से आया हुआ है। 50 के बाद में व्यवस्था कर दी गई कि क्योंकि अल्पसंख्यकों को ऐसा ना हो कि उनके साथ भेदभाव हो, मेजोरिटी के लोग ऐसा ना हो कि बहुसंख्यक लोग उनके साथ अत्याचार करें, उनको स्कूल ना खोलने दें, वो ना करने दें। तो उनको अधिकार दिया गया था, उस अधिकार को फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया गया है कि उनको फंडामेंटल राइट है कि वो अपने पसंद के अनुसार जो स्कूल खोल सकते हैं और मैनेज भी कर सकते हैं। सरकार दखल देगी, दैट वुड बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सेंट स्टीफन कॉलेज भी उसी का एक मिसाल है। सेंट स्टीफन कॉलेज, स्टीफन लगा हुआ, आप देख रहे हैं ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी का। तो उसके बहुत सारे केसेस और भी केसेस सुप्रीम कोर्ट में चले हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने ज़्यादातर हमेशा केसेस में इस संविधान के आर्टिकल के अनुसार स्कूलों के पक्ष में, कॉलेज के पक्ष में डिसीजन भी दिया है। लेकिन अब सरकार ये चाहती है कि हम इस आर्टिकल को हटा दें, जिससे कि हिंदुओं को ये आर्टिकल कुछ भी बेनिफिट नहीं देता, ये बेनिफिट देता अल्पसंख्यकों को। तो इसीलिए आर्टिकल हटा देंगे तो इन लोगों को जो अधिकार मिले वो खत्म हो जाएंगे। ये स्थिति है।